बेटी का घर है, इसमें मेरा जैसा आदमी हमेशा मौज में लॉस से निकलता है। तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, इसमें आप दे के आते हो, वापस लेके नहीं आते कभी। तो ये परसेप्शन आपको सही करना पड़ेगा। ये बेटी का घर बना हुआ है इस वक्त। जो आम एग्री। इन्वेस्टर है, आप पूछे, वो सब वो हैं जिन्होंने हाथ जलाए हुए हैं पहले कभी, तो वो देकर निकले हैं। तो ये सही बात उसकी शोभरो ने कही थी कि हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है कि ये सब बेटी का घर है, हम सब हाथ जला के बैठे हैं। तो अब वो आपको ये ऐसा कुछ नुस्खा लाना पड़ेगा कि बेटे का घर जो है ना, बेटे का घर बन जाए। वो बेटे का घर नहीं बन पा रहा है। वो अभी मैं इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंट के बोर्ड पे रहा हूँ। मेरे हिसाब से लिस्टेड कंपनी पाकिस्तान में ओवर रेगुलेट हो गई है। जो मैं अकाउंट्स देखता हूँ, मैंने आईसीआई के अकाउंट्स में, आईसीआई के बोर्ड पर हूँ, उस अकाउंट की जो वेट है वो कोई आधा किलो है। और मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अकाउंट पढ़ना भी पसंद नहीं करता, मैं तंग आ गया हूँ उसकी अंग्रेजी पढ़ पढ़ के कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले तो हम ये डिसाइड करें ना कि जी हम ये ओवर रेगुलेशन क्यों करना चाहते हैं, हम क्या चाहते क्या है, हम मतलब हमारे दिमाग में क्या है, हम उस कंपनी के साथ क्या उस कंपनी को करना क्या चाहते हैं। मेरे पास 85% होल्डिंग है और मैंने लिस्टेड करा लिया है, तो मेरे ऊपर एक अजाब पड़ गया है कि मैं उसकी कागज पे कागज आई एम मैं आपको प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, सामने बैठा हुआ। तो एक तो ये जो रेगुलेशन है, इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंट की रेगुलेशन, स्टेट बैंक की रेगुलेशन, एससीसीबी की रेगुलेशन और स्टॉक की रेगुलेशन, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात करता हूँ, पठाना वाली बात, इसको एक छुरा लेके 1/4 कर दे। ये जो आपने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सब जो है ना, ये मैं उसका फाउंडर हूं, मतलब इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंट फाउंडर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाकिस्तान में कंप्लीटली फेल हो गई है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जिन लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिला कंपनीज को, वो कंपनियां अगले साल बैंकरप्ट हो गई। मैं आपको दो मिसाल दे सकता हूं, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड लिया वो अगले साल बैंकरप्ट हो गई। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे आपने लोगों को नौकरियां दी हुई है ना, ये बंद करें। ये अकाउंटेंट की नौकरियों का तरीका है कि जी 4 आदमी को नौकरी मिल जाती है, उसमें 5-6 बंदे चार्ट अकाउंटेंट मेरी कम्युनिटी के ना, उस सब एम्प्लॉय हो जाते हैं। मगर मैं जब उस साइड पे बैठता हूँ, कंपनी साइड पे, तो मैं तंग आ जाता हूँ, यार ये क्या बकवास है। मतलब इतनी मोटी अकाउंट से वो ऑडिटर आता है, उसको ना अलिफ आता ना बे आता, उसको कंपनी का समझ नहीं आता, वो कहता नहीं जी IFRS में ये लिखा हुआ है। वो भाई IFRS में लिखा है, तुम चाहते क्या हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रेगुलेशन का मतलब, मैंने किसी को कहा था, शहजाद लाइटर नोट पे कह रहा हूं मैं, कि हम मेमनी में सोचते हैं, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश में लिखते हैं। तो हमें तो रेगुलेशन लिखने का आती भी नहीं है, हमने तो कॉपी की होती कहीं से। मतलब हम रेगुलेशन हमारे लिए कॉपी है। मैंने क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ये हैंडबुक मेरे हाथ की बनाई हुई है, मुझे पता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि लिस्टेड कंपनी को लाने के लिए रेगुलेशंस को इतना आसान कर दें कि वो आदमी एक रीजनेबल तरीके से लिस्टिंग में आ जाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट बोर्ड, HR कमेटी, ऑडिट कमेटी, ये वाली कमेटी, ठीक है, फेयर इनफ। मगर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मैं प्रैक्टिकल साइड पे आपको बता रहा हूं कि उन कमेटियों का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मुझे आप एक बात बताइए शहजाद साहब, मैं 3 जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं। मैं हूं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मुझे किसने अपॉइंट किया है? मुझे अपॉइंट किसने किया है? ऑनर ने अपॉइंट किया एक्चुअली। तो मैं इंडिपेंडेंट कहां से हो गया? मैं एक बात बताऊं, ये मैंने क्यों बनाई किताब, मैडम के पास पढ़ी होगी हैंडबुक। ये मैंने इसलिए बनाई, जब भी मैं कोई बात करता था ना, तो सेक्रेटरी एक नोटिशन लेके ले आता था कि यार सर ये है। मैंने कहा यार इस तरह करो, जो भी मैंने तुमने इशू किया है ना, सब निकाल के ले आओ एक दिन। मुझे जितने भी तुमने जिंदगी में इशू किए सब ले आओ। मैंने उसको एक बाइंड करके दे दिया, यार ये तुम्हारी किताब है। वो जब भी उसे वो बात करो, नई कहानी ले आता था कहीं से, सर ये भी देखे नहीं हमने किया था। तो मैंने कहा यार मैंने कोई एडिशन नहीं की, मैंने सिर्फ ये किया कि सबको किताब में जमा कर दिया। तो अब होता ही है ना शहजाद, को हमारे मुल्क में हमने चीजों को, रेगुलेशंस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि एक आम आदमी इसको समझ नहीं पाता। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूं, मैं 4 साल डायरेक्टर रहा हूं। मुझे आप कहें कि स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन मुझे समझ आती है, मैं कहूंगा मुझे नहीं आती। तो अब वो रेगुलेशन को समझना एक मुश्किल काम है। मगर मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ मैडम, आपसे आपसे एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मगर मेरा ख्याल है हम बात करें, हमें करनी चाहिए। जो हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इश्यू इस वक्त है, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। और मेरे हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज में NCCPL, CDC और PSX, ये 3 जगह है जहां डेटा है। मेरे हिसाब से, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता,
मगर मुझे मार्केट की इंफॉर्मेशन ये है कि मेरी ट्रांजैक्शन का डेटा मार्केट में अवेलेबल होता है। जो ये परसेप्शन है, आई एम नॉट सेइंग कि रियलिटी है, मैं नहीं कह रहा। अगर स्टॉक मार्केट में डेटा का लीकेज हो रहा है, अगर हो रहा है, मैं नहीं कह रहा, अगर हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट कभी भी डेवलप नहीं हो सकेगी। और मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि ये डेटा आपने 3 जगह रखा है, सीबीसी, एनसीसीपीएल और पीएसएक्स में। इस डेटे को आप, इसकी सिक्योरिटी के बारे में आप कितने कंफर्टेबल हैं? आर यू कंफर्टेबल कि ये सिक्योर है? आर यू कंफर्टेबल कि ये डेटा मेरी ट्रेडिंग का डेटा शिराग के पास नहीं है और शिराग की ट्रेडिंग का डेटा आपके पास नहीं है? मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी ये इंफॉर्मेशन कह लें या परसेप्शन ये कह लें, एक परसेप्शन है कि डेटे की लीकेज हो रही है। अगर हो रही है, दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग जो फंडामेंटल और स्टॉक एक्सचेंज को खराब करेगी। तो मेरा आपको सजेशन है, मैं नहीं कह रहा कि हो रही है, सजेशन है कि इसको आप बहुत सीरियसली लें कि डेटा किसी भी हाल में किसी जगह से लीक नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड डेटा लीकेज। क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिए, आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना दी, अगर आप मुझे बताएं कि कौन बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग में अमल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। शहजाद, मैं 40 साल अभी एक ऑडिट फर्म में रहा हूं, मैंने कभी जिंदगी में एक शेयर नहीं खरीदा, कभी जिंदगी में शेयर नहीं खरीदा। मगर जो हमारे लोग जो प्रोफेशन में है वो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। मुझे क्या पता कि उनके पास इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे हो रही है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं कहता कोई करता है, बट मुझे ये बताइए कि इनसाइडर ट्रेडिंग को हम कैसे डील कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स रिबेट मिलता है, आप यकीन करें उसके अंदर भी लोग डरते हैं जाना टू अवेल दैट टैक्स रिबेट कि भाई अगर मुझे निकालना हुआ तो 2 साल की होल्डिंग पीरियड है। मैडम, ऑन अ लाइटर नोट, उसकी वजह है कि आपके सारे इन्वेस्टर मेहमान हैं। आपको समझ नहीं आ रही ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपके 95% इन्वेस्टर मेहमान है, वो ट्रेडिंग करते हैं। आप वो लोग लाएं जो नॉन मेहमान हो, तो वो कारोबार, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको आप करिए ना, वो एक्चुअली जो बंदा आ रहा है ना, वो खुद भी ट्रेडिंग। देखिए ना, मैं आपको शुरू में जो बात मैंने की थी, जो बंदे आ रहे हैं ना, वो आते ही ट्रेडिंग के लिए हैं। जो मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका वो कहते हैं कि हम ट्रेडिंग के लिए गए। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, बट फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन वी गो टू स्पीक टू इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आप यकीन करें लास्ट ईयर वी कंडक्टेड मोर देन 145 सेशंस nationwide at educational institutions only. We worked with corporates जिनके salaried investors हैं, because that is where documented income lies, your corporates मैं आपको सैलरी वो है। मेरी जाना, मैं आपको लाइटर नोट पे लाइटर नोट पे खत्म कर दूं अपनी बात। मुझे किसी ने कहा था कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो बेटी का घर होता है। बेटी का घर होता है, आप दे के निकलते हो, लेके नहीं निकलते कभी। स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, इसमें मेरा जैसा आदमी हमेशा मौज में लॉस से निकलता है। तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेटी का घर है, इसमें आप दे के आते हो, वापस लेके नहीं आते कभी। तो ये परसेप्शन आपको सही करना पड़ेगा। ये बेटी का घर बना हुआ है इस वक्त। जो आम इन्वेस्टर है, आप पूछे, वो सब वो हैं जिन्होंने हाथ जलाए हुए पहले कभी, तो वो देकर निकले हैं। तो ये सही बात उसकी सोमरो ने कही थी कि हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है कि ये सब बेटी का घर है, हम सब हाथ जला के बैठे हैं। तो अब वो आपको ये ऐसा कुछ नुस्खा लाना पड़ेगा कि बेटी का घर जो है ना, बेटे का घर बन जाए। बेटे का घर नहीं बन पा रहा है, वो अभी बेटी का घर ही है। एक छोटे इन्वेस्टर के लिए ये बेटी का घर है। तो इसको आप बेटे का घर बनाएंगे, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी हमारा पूरा जो कंज्यूमर है वो खुद ही ट्रेडिंग वाला है, उसके पास पोर्टफोलियो का कंसेप्ट ही नहीं है, am I right? उसके पास नहीं है। बट ये कैसे आएगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, हमें सोचना चाहिए। हम उसी के ऊपर बहुत ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एंड सोमरो साहब की टीम, मुख्तलिफ और ब्रोकरेज हाउसेस की टीम्स, सबके साथ हम कर रहे हैं, वेयर ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग लेकर आए। और ये अगेन ये 2-3 साल की कहानी है, ये ओवरनाइट नहीं होएगा। हम वेमेन ग्रुप्स में फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में फोकस कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया। राइता, आप बताइए कि अगर मैं हूँ रिटायरमेंट फंड और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे कोई इंश्योरेंस दे सकती हैं
कि अगर मैं सपोज कर नहीं, आप सोचेंगे जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम हो, जैसे मेरा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं ट्रस्ट हूँ, मैं रिटायरमेंट फंड के पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आप मुझे कहेंगे अगर 10-20% वॉलिटिलिटी होगी तो मेरा इंश्योरेंस कवर होगा, उसको मैं इंश्योरेंस में कवर कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक रिस्क फैक्टर को कवर करना है ना जी। बात समझे, पैसे अवेलेबल है मार्केट में, मगर वो इसलिए नहीं आते कि मुझे रिस्क करने की मेरे पास एपिटाइट नहीं है, क्योंकि मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। मेरे पास मैं 5-6 ट्रस्टों का ट्रस्टी हूँ, मेरे पास एपिटाइट नहीं है, मैं कहते हैं मैं कहाँ से जवाब दूंगा। तो अगर कोई ऐसी स्कीम आ जाए जो इंश्योरेंस करे कि जी आपका वॉलिटिलिटी ऑफ 20%, 30% तक इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी और आर्गुमेंट से, तो वो आपके लिए शायद एक मार्केट के लिए बूस्टर हो जाएगा। सोचिएगा इसके ऊपर। जी नहीं, आई थिंक यू आर राइट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर बैक एंड कवर हुए तो यस, दैट इज अ गुड थॉट टू टेक होम। I would like to add one thing on this, what Shabar Saab said on covering the insurance side. I think put option globally used for this. कि if a pension fund is investing in the market and he is buying the put option, तो वो अपनी downside जो है secure कर लेते हैं, 15-20% से ज़्यादा नहीं जाती. So I think risk management perspective से when we have more of these products and the market developing globally, because the underlying thing once again is what we are selling. मैं वही कह रहा हूँ सोमरो साहब, हमें ना मार्केट को बनाना पड़ेगा मार्केट की फोर्सेस के हिसाब से। मैं बहुत सारे ट्रस्टों में बैठता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मगर मैं डरता हूँ कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कल को नहीं किया, मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को। तो वो आपको अगर मुझे रिस्क का कवर आ जाए ना, तो मुझे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, रिटायरमेंट फंड्स आर रियल इन्वेस्टर्स फॉर एनी मार्केट। वो कभी विड्रॉ नहीं करते, बड़ा पॉइंट होता है तो विड्रॉ करने की। That's what happens globally as well. I think from that perspective, the role of the investment advisor, and we had an asset manager because I worked previously, it's important to diversify your stocks and go for the dividend yielding ones. So once you go for those blue chips which have a history कि वो 10 साल में बेटे के घर साबित हुए, बेटी के घर साबित नहीं हुए, even 20 साल की हिस्ट्री में भी वो बेटे के घर साबित हुए in your analogy, because they've given consistent dividend yield and capital appreciation. But it's very important that your advisor needs to say कि it should be diversified enough कि अगर एक सेक्टर में नुकसान हो तो दूसरे में आपको प्रॉफिट हो जाए. But there's a long way to go, and I think if macroeconomic conditions are good, because what we are selling in equity markets are the companies, and the companies' profitability will drive the share prices. इस वक्त if the profitability of the companies increases in 5 years, तो ये share price जो है ना बहुत ज़्यादा कर सकती है. But of course then there are economic things that we always have to look at when we are taking any investment decision. But from